नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, कल के मेरे वीडियो में बहुत सारे व्यूअर्स का यह सवाल था कि आखिर अब जो 53% डीएडीआर हुआ है उसका 4 महीने का एरियर कब मिलेगा स्पर्श की तरफ से। बहुत जल्दी स्पर्श द्वारा इंटीमेशन किया जाएगा कि हमारा एरियर कब और कितना आने वाला है खाते में। जी हां दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, ओपीटी फिक्स से आपका पेमेंट या पेंशन में किस तरीके से डबल बढ़ोतरी होती है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा आपको। और अगर आपने भी ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर नहीं करवाया है तो उसको करवा लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आज है 7 नवंबर और दिल्ली में आज ओआरओपी डे मनाया जा रहा है, तो कहीं ब्लैक डे भी मनाया जा रहा है, यानी कि काला दिवस। तो इसके बारे में बात करेंगे और ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उनको मैं आपके सामने प्रायोरिटी वाइज रखूंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली जानकारी दोस्तों, पेंशनर समझे ओपीटी फिक्स का फायदा कैसे पे ऑब्लिक पेंशन में होता है, किनको और कैसे लागू होता है। जी हां दोस्तों, ओपीटी फिक्स किनको लागू होता है, ओपीटी फिक्स से किनको फायदा मिलता है और पेमेंट या पेंशन में किस तरीके से डबल बढ़ोतरी मिलती है, आपको आज मैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर और पीसीडीए का आरटीआई का जवाब दिखा करके समझाऊंगा। तो चलिए उनको देखते हैं। दोस्तों, 2 में से ये पहला लेटर है। आप देखिए, ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को एड्रेस किया गया है। 15 अक्टूबर 2024 का लेटर है और इस लेटर में पेंशनर को उनका ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर का प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको कहा है। देखिए, उनका एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर ऑलरेडी हो गया 1 जनवरी 2016 से, जिनको लागू था। एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर कर दिया गया 2024 को, 20 अगस्त 2024 को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा। और वहां पर लास्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या कहा है, इट इज ऑल्सो इंटीमेटेड दैट योर ओपीटी फिक्स पार्ट टू ऑर्डर आर अंडर प्रोसेस। यानी कि आपका एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर हमने कर दिया, वो हो चुका है, प्रोसेस में चला गया है आपका कोरिजेंडम पीपीओ वगैरह निकलने के लिए, लेकिन आपका ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर आगे हम करेंगे। ये रहा दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को कहा है, यानी कि एमएससीपी लागू करने के बाद उनको ओपीटी फिक्स लागू करके जो है पार्ट ऑर्डर किया जा रहा है। अब चलिए मैं ओपीटी फिक्स को लेकर के एक दोस्तों आपको समझाना चाहूंगा। एक आरटीआई का जवाब है, उस आरटीआई के जवाब से आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से ओपीटी फिक्स हमारा बेसिक पे या बेसिक पेंशन में असर डालता है। तो चलिए उसको देख के समझते हैं। दोस्तों, ये आरटीआई का जवाब है जो पीसीडीए ने एक पेंशनर को भेजा है। और पिछला जो मैंने आपको लेटर दिखाया ओपीटी फिक्स के बारे में जानकारी दी, वो लेटर अलग पेंशनर का है। ये जो आरटीआई का जवाब है ये अलग पेंशनर का है। लेकिन इस आरटीआई का जवाब में पेंशनर ने ये मांग की थी कि उनको भर्ती से लेकर के रिटायरमेंट होने समय तक का जो भी उनको इंक्रीमेंट लगा है उसका जानकारी इस आरटीआई के अधिकार के तहत उनको दिया जाए। तो जो जवाब आया है दोस्तों, वहां पर ओपीटी फिक्स का भी एक जो है एडजस्टमेंट है। तो उसको देख करके हम समझेंगे कि आखिर ओपीटी फिक्स से किस तरीके से पेंशनर को या उनके बेसिक पे में, जब सर्विस में रहते हैं तो बेसिक पे में फायदा होता है। तो चलिए, ये तो रहा आरटीआई का जवाब, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर जो ये देखिए, ये उनका पूरा इंक्रीमेंट का ब्यौरा जब से वो भर्ती हुए थे, ये देखिए 2002 से लेकर के उनका जब भी 3250 रुपए बेसिक पे में वो भर्ती हुए थे तो किस तरीके से कब कब उनका इंक्रीमेंट लगा, इसका ब्यौरा यहाँ पर ये है। अब चलिए अगला पेज में जो ब्यौरा है इसको मैं पहले सीधा कर लेता हूं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर उनका आर्मी नंबर वगैरह है जो मैंने हाइड कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए उनको कौन से साल का ये इंक्रीमेंट लगा है, ये यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए जुलाई 2010 में लगा है 8040 रुपए, फिर जुलाई 2011 में लगा है 8680 रुपए। तो इस तरीके से थोड़ा और जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। अब चलते हैं, नॉर्मल जो इंक्रीमेंट यहां से लगते जा रहे हैं 2012 का, 2013 का, 14 का, इस तरीके से लगते जा रहे हैं। 2018 में, जुलाई 2018 में ये देखिए इंक्रीमेंट उनको लगा है और इंक्रीमेंट लग के उनका बेसिक बन गया है 7वें पे कमीशन के बाद 35,300 रुपए। अब अगला महत्वपूर्ण है, अब जुलाई 2018 के बाद उनको इंक्रीमेंट लगा जनवरी 2019 में। ये देखिए यहाँ बदल गया है, उसके आगे फिर जनवरी में, हर साल उनको जनवरी में ही लगा है। ये देखिए
अब यहां पर समझना है दोस्तों, ये जो जनवरी 2019 में उनको इंक्रीमेंट लगा, पहले जुलाई 2018 में उनको इंक्रीमेंट लगा था और बाद में जाके जनवरी 2019 में लगा, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, ये देखिए 6 महीने के अंदर अंदर उनको 2 इंक्रीमेंट लगे हैं। लेकिन यहां पर और भी महत्वपूर्ण बात है, अब इनका इस बीच में या तो प्रमोशन या तो एमएससीपी एडजस्ट हुआ था दोस्तों, जिस वजह से उनका ओपीटी फिक्स का भी पार्ट 2 ऑर्डर हुआ। पहले तो प्रमोशन या एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर होता है, उसके बाद ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर होता है। और उनको इंक्रीमेंट कितने लगते हैं, ये देखिए पहले 35,300 था उनका जुलाई 2018 में, और साथ साथ अब देखिए जनवरी 2019 में उनका 2 इंक्रीमेंट का यहां पर इजाफा हुआ है, 38,100 सीधे, 35,300 से 38,100 सीधे। यानी कि इनको एक तो प्रमोशन या एमएससीपी का भी इंक्रीमेंट इसी में एडजस्ट हुआ, और साथ ही साथ ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर होने की वजह से और एक इंक्रीमेंट दिया गया, और उनका इंक्रीमेंट का डेट को 6 महीना आगे भी कर दिया गया, यानी कि 6 महीना जो है और नजदीक लाया गया, जिससे उनको डबल फायदा हो गया। ये देखिए इनका जो इंक्रीमेंट है 35,300 से सीधे 38,100 हो गया। इसमें प्रमोशन या एमएससीपी का भी इंक्रीमेंट जो है जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ओपीटी फिक्स का भी इंक्रीमेंट जुड़ा हुआ है, और उसमें और एक एडिशनल फायदा ये हो गया कि उनका जो इंक्रीमेंट है उसको 6 महीने जो है और नजदीक कर दिया गया। आगे फिर देखिए जनवरी 2020 में उनका 38,100 से 39,200, फिर जनवरी 2021 में 40,100, यहां पर लगभग 1200 रुपए का बढ़ोतरी है। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है 35,300 से सीधे 38,100 दोस्तों। तो ये रहा फायदा ओपीटी फिक्स का। तो आप सबने देखा दोस्तों, ओपीटी फिक्स से होता है डबल फायदा, लेकिन ओपीटी फिक्स केवल 2016 के बाद जो प्रमोट हुए हैं या एमएससीपी का फायदा मिला है उनको लागू है। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। दोस्तों आज है ओआरओपी डे, ब्लैक डे। क्या ओआरओपी की विसंगतियां मोदी जी के टेबल में पहुंचेंगी? जी हां दोस्तों, आज अगर दिल्ली में ओआरओपी डे मनाया जा रहा है, ओआरओपी का नोटिफिकेशन निकालने का आज 10 साल हो गया दोस्तों। 7 नवंबर 2015 को ओआरओपी का नोटिफिकेशन पहली बार निकाला गया था, जिसके बाद ओआरओपी लागू होने का पूरा रास्ता क्लियर हो गया था। अब उसके 10 साल हो चुके हैं, तो उसका 10वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है ओआरओपी डे के तौर पर। तो उसमें तो केवल सरकारी तंत्र ही उसमें जो है मौजूद रहने वाला है, क्योंकि राज्य सैनिक बोर्डों के डायरेक्टर्स को बुलाया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां शिरकत कर रहे हैं। तो वहां पर तो कोई चांसेस दिख नहीं रहे कि वहां पर ओआरओपी की विसंगतियों को रखा जाए। लेकिन आज मैं अपने वीडियो के जरिए ओआरओपी की विसंगतियों को सामने रख रहा हूं प्रायोरिटी वाइज। आप देख रहे हैं प्रायोरिटी 10 से लेकर के प्रायोरिटी 1 तक मैंने विसंगतियों को यहां पर लिखा है, जो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप भी बताइएगा। दोस्तों अगर सरकार किसी स्कीम को लागू करे और उसमें विसंगतियां रह जाएं, तो उनको दूर करना भी सरकार का काम है। मान लीजिए माता पिता को अगर बच्चा पैदा हो जाए और उस बच्चे में खामी हो, उस बच्चे में बीमारियां हो, उस बच्चे में विटामिन की, आयोडीन की कमी हो, तो उसको दूर करने का, उसको वैक्सीनेट करने का, उसको दवाइयां देने का काम भी माता पिता का ही होता है। इसी तरीके से अगर ओआरओपी को लागू करते समय उसमें विसंगतियां रह गई, उसमें कमियां रह गई, तो उसको सरकार को ही सुनना पड़ेगा, सरकार को ही उसकी विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा। और ये विसंगतियां सरकार तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के उस ओआरओपी डे में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने विसंगतियां रखी जाए या ना रखी जाए, हम अपने वीडियोस के जरिए रख रहे हैं, और आपको सुनना पड़ेगा, आपको विसंगतियों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो स्कीम आपने लागू किया वो स्कीम सबके लिए एक फायदेमंद स्कीम होकर के सामने आए। चलिए मैं बताता हूं कि विसंगतियां मेरे हिसाब से प्रायोरिटी वाइज क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 10 विसंगति, जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन का जो लेंथ ऑफ सर्विस कम लिया गया है ओआरओपी में। मान लीजिए कोई अगर 32 साल सर्विस करके ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर हो रहे हैं, तो उनका केवल आप 30 साल ले रहे हैं ओआरओपी में। ये कहां का न्याय हुआ? अगर किसी को आपने 32 साल तक सर्विस करवाया और उसको अगर आप ओआरओपी में केवल 30 साल का फायदा दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही विसंगति है, बिल्कुल अन्याय है। तो इसको दूर किया जाए। 9 नंबर विसंगति मेरे हिसाब से प्रायोरिटी नंबर 9, एक्स ग्रुप का जो मुद्दा है। जो एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं, जिनको 2016 से पहले और बाद वालों में डिवाइड कर दिया गया, ये बहुत बड़ी विसंगति है। ऐसी विसंगति नहीं होना चाहिए। ये बराबर के अधिकार का हनन होता है। अगर 2016 से पहले वालों को अलग फायदा देंगे, बाद वालों को अलग फायदा देंगे,
टेबल ही अलग कर देंगे, तो ये बड़ी विसंगति है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मेरे हिसाब से प्रायोरिटी नंबर 8 में क्या है, इंक्वायरी डिक्रीज ऑफ जेसीओज पेंशन। जी हाँ, जेसीओज का पेंशन ओआरओपी 1 से भी ओआरओपी 2 में 3 में कम कैसे हुआ, इसका इंक्वायरी होना चाहिए। ओआरओपी 1 में जो पेंशन निकला था जेसीओज का, उसको बाद में 7वें पे कमीशन का फॉर्मूला लगा के जितना अमाउंट बन रहा है ओआरओपी 2 में उससे कम हो गया। इसका मतलब है जो 2016 से पहले रिटायर हुए थे जेसीओ, वो जितना पेंशन ले रहे थे 7वें पे कमीशन के बाद जेसीओ रिटायर हो रहे हैं उससे कम पेंशन ले रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है और ये कैसे हुआ, इसका इंक्वायरी होना चाहिए। ये प्रायोरिटी नंबर 8 है मेरे हिसाब से। प्रायोरिटी नंबर 7, वॉर इंजरी एलिमेंट में जो लेंथ ऑफ सर्विस लिया गया है वो गलत लिया गया है। क्योंकि अगर वॉर इंजरी एलिमेंट किसी सिपाही को, मान लीजिए अगर 7 साल सर्विस वाला सिपाही है, पुराना रिटायरी है, उनको अगर वॉर इंजरी का एलिमेंट 17 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से फायदा दिया गया है, तो ओआरओपी में आपने उनको केवल 7 साल का फायदा दिया, तो उनको ओआरओपी में फायदा मिलेगा कहां से? तो उनको जिस लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनको वॉर इंजरी एलिमेंट दिया गया था या उनका पेंशन फिक्स किया गया था, उसी जो है लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनको ओआरओपी में भी फायदा दिया जाना चाहिए। ये प्रायोरिटी नंबर 7 है मेरे हिसाब से। प्रायोरिटी नंबर 6 दोस्तों, रिजर्विस्ट पेंशनर को आप कैसे बाहर रख सकते हैं? ये वो पेंशनर हैं जिन्होंने 71 की 65 की लड़ाइयां लड़ी है और इनमें अभी संख्या भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा संख्या में रिजर्विस्ट पेंशनर नहीं है, तो इनको तो आपको ओआरओपी के दायरे में लाना ही चाहिए। अब बात करता हूं प्रायोरिटी नंबर 5 की, पीएमआर। पीएमआर को आप कैसे बाहर कर सकते हैं? पीएमआर आर्मी रूल आर्मी एक्ट के अधीन ही रिटायरमेंट का एक स्कीम है, तो उनको आप कैसे ओआरओपी से बाहर रख सकते हैं? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शुरुआती भाषण में, ओआरओपी के शुरुआती भाषण में ये कहा है कि कोई वॉलंटियर रिटायरमेंट नहीं होता है फौज में, तो अगर वॉलंटियर रिटायरमेंट, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होता है तो पीएमआर के नाम पर कुछ पेंशनर्स को ओआरओपी के दायरे से बाहर कैसे रखा जा सकता है? ये बहुत बड़ी विसंगति है, इसका निपटारा होना चाहिए, ये एक अन्याय है। ये प्रायोरिटी नंबर 5 है। प्रायोरिटी नंबर 4 दोस्तों, ओएमजेसी का रिकमेंडेशन को लागू करना। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 1 के बाद ओएमजेसी ने कुछ रिकमेंडेशन किए थे। सरकार का बनाया हुआ ओएमजेसी यानी कि वन मैन जुडिशियल कमिटी, जिसने कुछ रिकमेंडेशन किए थे जिनको लागू करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है अगर इसको लागू नहीं किया जाता है तो। मेरे हिसाब से प्रायोरिटी नंबर 4 है। और दोस्तों प्रायोरिटी नंबर 3, एसएफपी और एलएफपी। जी हां, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के जो पेंशनर हैं, जिस समय में वो उनको पेंशन शुरू किया गया था, जो पुराने पेंशनर्स हैं, उनका जो एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से अभी ओआरओपी में फायदा दिया गया है, जिसकी वजह से उनका पेंशन में घाटा हुआ है। यानी कि मान लीजिए कोई सिपाही है, लड़ाई के दौरान उनकी शहादत हो गई, मान लीजिए उनकी लेंथ ऑफ सर्विस 5 साल थी, तो उनका जो फैमिली पेंशन शुरू किया गया है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, वो 17 साल के वेटेज के हिसाब से किया गया है। लेकिन जब आपने ओआरओपी दिया तो उनको 5 साल के हिसाब से दिया, तो उनको ओआरओपी में कहां से फायदा होगा? ये भी बहुत बड़ी विसंगति है और ये एक अन्याय है, इसको दूर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जितनी चीजें, जितनी बातें मैं बता रहा हूं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जी हाँ, चलिए अब आगे मैं बात करता हूं प्रायोरिटी नंबर 2 की। एमएसीपीएस को प्री 2006 के पेंशनर्स को लागू किया जाए। जी हां, ये ओएमजेसी में भी है दोस्तों। एमएसीपीएस एक ऐसा स्कीम है, अगर आप समय से प्रमोट ना हो पाए तो आपको अगले रैंक का फायदा दिया जाता है। जो भी स्कीम है, वो स्कीम के बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन दोस्तों 2006 से लागू है ये एमएसीपी स्कीम। और ओआरओपी में एमएसीपी की वजह से बहुत बड़ी विसंगति पैदा हो गई है। जी हां, 2006 से बाद का रिटायरी अगर कोई सिपाही है, उसको एमएसीपी मिला हुआ है, तो वो तो ओआरओपी में हवलदार का फायदा ले रहा है या नायक का फायदा ले रहा है, जितना भी उसको एमएसीपी मिला हुआ है। लेकिन 2006 से पहले का जो सिपाही है, वो सिपाही रैंक का ही फायदा मिल पा रहा है उसको। तो ये तो बहुत बड़ी विसंगति है। और ये विसंगति आज नहीं, जब भी ओआरओपी आएगा, ओआरओपी 4 आए, 5 आए, 6 आए, हमेशा बरकरार रहेगा अगर एमएसीपी का फायदा 2006 से पहले के रिटायरीज के लिए लागू नहीं किया जाता है तो। इसमें बेशक उनको एमएससीपी का पुराना एरियर ना दिया जाए, केवल ओआरओपी से ही उनका पेंशन को बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी विसंगति है,
ये विसंगति को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर इस विसंगति को दूर किए ओआरओपी हमेशा के लिए अधूरा है। चलिए अब मेरे हिसाब से प्रायोरिटी नंबर 1 में क्या आता है ओआरओपी की विसंगतियों में? प्रायोरिटी नंबर 1 में आता है दोस्तों लाइव डाटा इन पब्लिक डोमेन। जी हां, जिस डाटा को लेकर के, जिस पेंशन का डिटेल्स को लेकर के ओआरओपी के टेबल बनते हैं उसको पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक किया जाए। और साथ ही साथ जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन है वो किस बंदे का लिया गया है। जी हां, अगर ओआरओपी को निर्धारित किया गया है तो मिनिमम पेंशन तो किसी न किसी एक पेंशनर का लिया गया होगा और मैक्सिमम पेंशन भी किसी न किसी पेंशनर का लिया गया होगा। तो अब इस ओआरओपी को ज्यादा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने के लिए, बिल्कुल ही इसको साफ सुथरा रखने के लिए पीसीडीए को, सरकार को इस बात को सामने रखना चाहिए कि आपने जो मिनिमम, मान लीजिए 17 साल का सिपाही, 17 साल का सिपाही का अगर बेसिक पेंशन मान लीजिए 20,000 रुपए निकला है ओआरओपी 2 या 3 में, तो वो जो 20,000 रुपए निकालने के लिए जो मिनिमम पेंशन लिया गया वो किस सिपाही का लिया गया है और जो मैक्सिमम पेंशन लिया गया है वो किस सिपाही का लिया गया है, उसको भी सार्वजनिक किया जाए और पूरा जितना भी डाटा लेकर के ओआरओपी के टेबल बनाए जाए उनको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, किसी वेबसाइट में अपलोड किया जाए ताकि ओआरओपी बिल्कुल साफ सुथरा लगे। जी हां, इतने विसंगतियां प्रायोरिटी 10 से प्रायोरिटी 1 है मेरे। आपके हिसाब से कौन सा प्रायोरिटी कहां होना चाहिए वो आप जरूर लिखिएगा कमेंट में। बाकी आज जो है दिल्ली में ओआरओपी डे मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे पूर्व सैनिक हमारी संस्थाएं जो हैं वो आज के दिन को काला दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। तो चलिए वो तो मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर, आप कौन सा डे मनाना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी हकीकत है, बड़ी सच्चाई है कि ओआरओपी में इतने सारे विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, स्पर्श देगा कॉन्फर्मेशन पहले, फिर क्रेडिट करेगा 4 महीने का 53% डीआर का एरियर नवंबर में। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है अब तो आदेश भी जारी हो चुके हैं, तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर 4 महीने का एरियर कब मिलेगा, सर 53% का एरियर कब मिलेगा। स्पर्श द्वारा अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ है दोस्तों, और एरियर भुगतान से पहले स्पर्श एक एडवांस इंटीमेशन का मैसेज देगा, जैसे अमूमन देता है, पेंशन का भी देता है, एरियर का भी देता है। तो इसी तरीके से हमारा जो एरियर का भुगतान होगा 4 महीने का, उससे पहले इस तरीके से ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं लमसम पेमेंट करके जो मैसेज आता है, इसी तरीके से हमें पहले मैसेज आएगा स्पर्श की तरफ से कि आपको इतने तारीख को इतना अमाउंट आपके खाते में आ जाएगा। और ये लगभग दोस्तों हमारा अमाउंट क्रेडिट होने के चांसेस 20 नवंबर के आसपास हैं। तो 10 तारीख या उसके इर्द गिर्द में हमें ये वाले एडवांस इंटीमेशन के मैसेज मिलने संभव हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।